नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे भारत की गरीबी के कारण। भारत गरीब क्यों है? इतनी प्राकृतिक संपदाएं होने के बावजूद हमारा भारत विश्व स्तर पर गरीब माना जाता है। यानी कि भारत को भिखारियों का देश कहा जाता है। किसी ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि दुनिया में लोग भारत को भिखारियों का देश के नाम से जानते हैं। सोने की चिड़िया भूल गया। इसका आखिर क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से आज भारत गरीब है। हम भारतीय भी मानते हैं कि हम भारतीय गरीब है, हमारा भारत गरीब है, और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन और भी बहुत सारे देश हैं जो कि अमीर माना जाता है। फिर चीन तो ऐसे ही बहुत आगे है, उन्होंने आर्टिफिशियल सूरज भी बना लिया है। लेकिन और भी देश भारत से अमीर है और भारत को गरीब कहा जाता है। इसके क्या कारण है? इसी कारण पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहले ये देखिए, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यानी कि भारत की गरीबी का कारण ये कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सामाजिक असमानताएं, आर्थिक असमानताएं, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त वित्तीय सुविधाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आधारभूत संरचना की कमी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। भारत में गरीबी के बस इतने ही कारण नहीं है, बहुत कारण है। जब गिनना चाहें एक मोटी किताब बन जाएगी कारण का। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। ये सबसे पहले है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हम देखते हैं भारत जब आज़ाद हुआ तो लगभग 35 करोड़ की आबादी थी भारत की, और विभाजन के बाद भी वो भी जनसंख्या बढ़ गया। और आज देखा जाए हमारे देश की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ भारत की आबादी है। और आज 2025 का डाटा का आकलन करें तो 146 करोड़ भारत की जनसंख्या है। कहा जाता है कि पहले जमाने में चीन दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश था, 1 नंबर पे था जनसंख्या में। लेकिन चीन ने काफी तेजी से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, एक कठोर कानून बनाकर नियंत्रित किया। लेकिन भारत में भी तो कानून बना है, 1977 में कानून बना, हम दो हमारे दो। लेकिन इस कानून का पालन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश ने तो एक कमाल किया है कि दुनिया में सबसे ऊपर, यानी दुनिया में 1 नंबर पर अगर भारत है तो वो जनसंख्या वृद्धि में है। इस मामले में तो भारत ने कमाल किया है कि जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे आगे 1 नंबर पर भारत है। यदि इस जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो ये जो गरीबी का कलंक है ये मिट सकता है। अब जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन भारत में, उन संसाधनों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यानी जनसंख्या संसाधन के सापेक्ष जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, संसाधन के निरपेक्ष जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण उसी हमारे देश के उपलब्ध संसाधनों में हमारी पूरी जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे देश की कृषि में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उस उत्पादन से हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो पाता है। यानी कि खाद्यान्न घट जाता है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है।
और हमें विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। जब विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है तो विदेश वाला फ्री में थोड़ी दे देगा, वो भी तो पैसा लेगा ना। और वो भी कागजी मुद्रा नहीं लेगा, भारतीय मुद्रा नहीं लेगा, बल्कि लेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में जिस मुद्रा का चलन है वो मुद्रा लेगा। तो राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों को खाद्यान्न खरीदने में चला जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय में कमी आ जाती है और विकास का काम नहीं हो पाता है, विकास की गति धीमी हो जाती है। यह है गरीबी का कारण। दूसरा है कृषि का पिछड़ापन। हम कहते हैं कि भारत की कृषि काफी पिछड़ी हुई स्थिति में है, सब कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि पिछड़ी हुई स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दौर था जब 5 मन का बीघा 6 मन का बीघा धान हुआ करता था, और आज उसी खेत में 25 मन 30 मन का बीघा धान होता है। तो कहां है कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में? तो काफी बेहतर स्थिति में है। लगभग 4 गुना हमारे देश की कृषि ऊपर उठ चुका है, उन्नत स्थिति में है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारे भारत की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में है। कृषि में उत्पादन बढ़ रहा है, हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयत्नशील है और उन्हीं के प्रयास से विभिन्न प्रकार की कृषि में क्रांति आ रही है। नए नए फसल की खोज हो रही है, नए नए संकर बीज की खोज हो रही है, नए नए रासायनिक खाद की खोज हो रही है, जिसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन इसलिए हम इसको कहते हैं कृषि का पिछड़ापन। भारत में कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में है, क्योंकि जिस गति से, जिस दर से देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में हमारे देश की कृषि में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। जब उत्पादन जनसंख्या के हिसाब से कम पड़ जाता है तो कहते हैं कि हमारे देश की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में, कृषि को बदनाम कर देते हैं। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं कि हम पति पत्नी आपस में कंट्रोल रखें ताकि जनसंख्या नियंत्रित हो, लेकिन अपना तो दोष निकालते नहीं है, बस सीधे किसान पर दोष मोड़ देते हैं कि किसान ठीक से खेती नहीं करता है, उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए भारत की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में नहीं, भारत की कृषि अच्छी स्थिति में है। हमारी जनसंख्या ही तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण कहते हैं कि हमारे खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे देश की कृषि क्षेत्रों से नहीं हो पाती है। इसीलिए कहते हैं कि भारत की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति है। यानी कृषि का पिछड़ापन के कारण भी भारत गरीब है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ के जीविका का मुख्य साधन कृषि है। लगभग 65% लोगों को कृषि क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। 80% लोगों के जीविका का साधन कृषि क्षेत्र है। सरकार को राष्ट्रीय आय के रूप में लगभग 11 से 13% तक आमदनी कृषि क्षेत्रों से होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भारत की कृषि पिछड़ी हुई स्थिति में है। आगे देखते हैं बेरोजगारी और अल्प रोजगार। बेरोजगारी और अल्प रोजगार। बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी, जिसके पास रोजगार नहीं है बेरोजगार है, और अल्प रोजगार तो किसी के पास अगर रोजगार है, बहुत थोड़ा छोटा मोटा रोजगार है, जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। ज़्यादातर लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं है। बेरोजगारी किसको कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, वैसे व्यक्ति को हम बेरोजगार कहेंगे। और जिस अवस्था से वो गुजर रहा है उसे बेरोजगारी कहेंगे। तो हमारे देश में गरीबी का एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी। जब तक लोगों के पास रोजगार नहीं आएगा तो उसकी आमदनी शुरू नहीं होगी। जब आमदनी शुरू नहीं होगी तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु नहीं खरीदेंगे तो फिर वस्तु उत्पादक की बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो फिर उसको सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, और जब सरकार को टैक्स नहीं जाएगा तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी, और राष्ट्रीय आय में जब कमी होगी
तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं है। वो जन कल्याणकारी योजना लागू कैसे करेगा? वित्त सुविधा रहेगी तब तो। इसीलिए बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप है, किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ देती है। ये बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय में कमी लाता है, और जब प्रति व्यक्ति आय में कमी आता है तो राष्ट्रीय आय में भी कमी आती है, क्योंकि लोगों की आमदनी ही नहीं है तो वस्तु खरीदेगा ही नहीं, तो फिर टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में पैसा जाएगा कहां से? और जब सरकार के खजाने में पैसा नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो विकास का काम तेजी से नहीं कर पाएगा, विकास की गति धीमी हो जाएगी। तो गरीबी का बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। और बेरोजगारी जन्म लेता कैसे है? बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जब अधिक होती है तो बेरोजगारी जन्म लेती है। भाई, जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी को क्या संबंध है? संबंध ये है कि जिस गति से, जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, उस दर से रोजगार के अवसर का सृजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को रोजगार मिला, बाकी लोग बेरोजगार रह गया। 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई और आवेदक है 4 लाख, 5 लाख, तो 1000 ही पोस्ट भरेगा ना। अगर 4 लाख आवेदक है तो फिर 3,90,000 तो फिर बेरोजगार रह गया। फिर पीछे से लोग बच्चे मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो फिर एक बेरोजगारी की फौज खड़ी होगी। अगले वर्ष जब 1000 वैकेंसी आएगी तो अब 3,90,000 जो था उसमें 2 लाख और जोड़ दीजिए। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। हमारा देश गरीब है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय में बहुत कमी है, आमदनी, सरकार की आमदनी बहुत कम होती है, जिसके कारण ये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाता है। जगह जगह जो जितने हॉस्पिटल चाहिए वो हॉस्पिटल की स्थापना नहीं हो पाती है। हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं चाहिए कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए सारे मशीन, सारे उपकरण उपलब्ध हो, वो नहीं हो पाता है। उपलब्ध नहीं होने के कारण बीमारी पकड़ में नहीं आती है, और जब तक उसकी बीमारी की जड़ का पता चले तब तक पेशेंट मर चुका होता है। तो उसमें से जो क्वालिटी वाले लोग हैं, अच्छे बुद्धिमत्ता वाले लोग थे, बीमार पड़ गए, वो चल बसे। हमारे बीच से एक टैलेंटेड व्यक्ति की कमी हो जाती है। और शिक्षा का भी प्रसार प्रचार काफी कम है। शिक्षा का प्रसार प्रचार काफ़ी कम है। सुदूर इलाकों में हर जगह शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। बच्चे को 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाना होता है। ऐसी स्थिति में लोग ज़्यादातर नहीं जाना चाहते हैं और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तकनीकी शिक्षा की कमी होती है, और भारत में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा हो तो वो काफ़ी महंगा भी हो गया है। तो भारत के लोग गरीब हैं तो उतनी राशि शिक्षण संस्थान को देने में समर्थ नहीं होते हैं, जिसके कारण वो तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा मोड़ा शिक्षा लेके अपने इधर उधर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो यह है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। उसके बाद है सामाजिक असमानताएं। समाज में बहुत सारे असमानताएं हैं, लिंग भेद है, जाति भेद है। आज के भारत में लिंग भेद और जाति भेद एक बहुत बड़ी और प्रमुख समस्या है। ये लड़की है, चलो इसको पढ़ाना लिखाना नहीं है, इसको तो किसी तरह बड़ा करके ससुराल भेज देना है, ये हमारी सोच है। इस सोच को बदलना होगा। ये फलां जाति के हैं,
उनसे संबंध नहीं रखेंगे, ये फलां जाति के हैं उनसे दूर रहो। तो आज के दौर में जातिवाद जबरदस्त है, जिसके कारण भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है और गरीबी को हवा मिल जाती है। आर्थिक असमानताएं, हमारे समाज में गरीब ज्यादा और सुखी संपन्न लोग कम हैं। ज्यादातर लोग गरीब है, यानी कि किसी के पास बहुत जमीन है, 100-200 बीघा जमीन है, और किसी के पास 2 बीघा भी जमीन नहीं है। ज्यादातर लोग भूमिहीन है, और अगर कुछ लोगों के पास जमीन है तो वो सीमांत किसान है, बहुत छोटा किसान है, जिसके कारण ये ऊंच नीच की, अमीरी गरीबी की एक खाई बढ़ती चली जाती है। और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीबी ही होता चला जाता है, और जो अमीर है वो दिन प्रतिदिन अमीर ही होता चला जाता है, जिसके कारण ये आर्थिक असमानताएं बढ़ती चली जाती है। मन में रोष, भेदभाव की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण हम लोग गरीब हो जाते हैं। गरीबी बढ़ती चली जाती है और अमीरी अलग बढ़ती चली जाती है। लेकिन अमीर तो कुछ ही लोग हैं और ज्यादातर लोग भारत में गरीब हैं। उसके बाद है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, सरकार जितनी भी प्रकार की योजनाएं बनाती है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। अगर जितनी राशि की योजनाएं बनी है उतनी राशि का काम हो जाए, सारे काम कार्यान्वित हो जाए सफलतापूर्वक, तो वो काफी मजबूत काम होगा, काफी सफलतापूर्वक काम होगा, बेहतर काम होगा। लेकिन हमारे देश में ये कमीशन खोरी का मामला जबरदस्त है। नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जाता है, जिसके कारण अगर 1 रुपया का काम होता है तो वो 40 पैसा का ही हो पाता है, 60 पैसा इधर उधर ही चला जाता है। हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहां से जनता के लिए 1 रुपया भेजते हैं, और फिर इसकी जेब से उसके जेब, उसकी जेब से उसके जेब, उसकी जेब से उसके जेब में चलते चलते अंतिम में जो आम आदमी है उसके पास मात्र 19 पैसा पहुंचता है। बाकी 21 पैसा एक जेब से दूसरे जेब, एक जेब से दूसरे जेब में चलते चलते वो पैसा घिस जाता है। इसीलिए मात्र 19 पैसा तक हमारे जनता तक पहुंच पाता है। इस घिसावट को कम करना है, तब जाके हमारे देश की गरीबी मिटेगी। उसके बाद है अपर्याप्त वित्तीय सुविधाएं। हमारे देश में मेहनती की कमी नहीं है, लगनशील लोगों की कमी नहीं है, बस कमी है तो पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी के कारण हम और हमारा भारत गरीब है। अरे भारत अमीर, कोई भी देश अमीर या गरीब कैसे होता है? वहां की जनता से होता है। जनता अमीर तो देश अमीर, जनता गरीब तो देश गरीब। लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अगर लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी तो राष्ट्रीय आय में भी कमी होगी। तो हमारे देश में लोग बिजनेस करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पूंजी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता है, उद्योग स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं नहीं मिल पाता है। वित्तीय सुविधाएं कहां से मिलेगा? बैंक से। और बैंक के पास जब जाते हैं तो वो इतने प्रूफ मांगते हैं जनता से कि इतना पैसा हम कैसे देंगे, आप हमको कैसे वापस कीजिएगा, मेरा पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे, आपके पास कितनी जमीन है, मेरे पास जमीन नहीं है, तो फिर आपको हम लोन नहीं देंगे। कि बैंक को कुछ प्रूफ चाहिए ना, आप वो आश्वस्त कीजिए कि हमारा पैसा आपको जो देंगे वो डूबेगा नहीं, वापस मिल जाएगा। तो भाई हम बिजनेस करेंगे और धीरे धीरे आपका भी पैसा देते चले जाएंगे। नहीं, ऐसे कैसे होगा? इस तरह से बैंक वाला जनता को परेशान करता है और वित्तीय सुविधाएं नहीं देता है, जिसके कारण भी लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं।
ये कहा जाता है कि भारत प्राकृतिक आपदाओं का ही देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। अगर हिमालय, भारत का उत्तरी क्षेत्र हिमालय जोन को देखा जाए, ये भूकंप जोन में आता है। समय समय पर भूकंप आते रहता है और वो भी विनाशकारी। भूकंप के कारण बहुत जान माल का नुकसान होता है, बहुत जान माल की क्षति होती है। आए दिन हम देखते हैं, इधर ज्वालामुखी फट गया, उधर बादल फट गया, उधर सुनामी आ गया, बंगाल की खाड़ी में तूफान उठा है, चक्रवात। तो कभी सुनते हैं कि अरब सागर में चक्रवात उठा है और वो चक्रवात चारों तरफ से भारत की तरफ ही अटैक करता है। अगर बंगाल की खाड़ी में तूफान उठता है, चक्रवाती तूफान उठता है, तो सबसे पहले उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तट को प्रभावित करेगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा झारखंड को प्रभावित करेगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा तो बिहार, झारखंड बिहार तो लगभग एक ही है, पैरेलल है, तो झारखंड बिहार को भी प्रभावित करता है और थोड़ा मोड़ा यूपी को प्रभावित करता है। लेकिन यूपी को ज्यादा प्रभावित करता है उत्तराखंड की तरफ से जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, बादल का फटना। इधर अरब सागर में तूफान उठा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु इसको प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं भारत को गरीब बना देता है। कैसे बनाता है? इसलिए बनाता है कि जब बाढ़ आया, जैसे हमारे बिहार में कोसी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी जब टूटता है तो उत्तर बिहार को एकदम पूरा प्लेन कर देता है। जिला का जिला साफ, जितना फसल लगा हुआ है सब बर्बाद, जितने गांव है, घर है, सबको तबाह कर देता है, सारी संपत्ति बह जाती है। फिर पानी जब कंट्रोल में आता है तो फिर लोग अपने घर का पुनर्निर्माण में लग जाते हैं। तो वो जो पुनर्निर्माण में पूंजी लगाया, अगर बाढ़ नहीं आता, घर उसका तबाह नहीं होता, फसल बर्बाद नहीं होता, तो वो अतिरिक्त पूंजी थी, उससे अपना कोई व्यवसाय शुरू करता। इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भी भारत को गरीब बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना कहते किसको है? इंफ्रास्ट्रक्चर, वे सुविधाएं या वे आर्थिक संरचना या वे संरचना जो देश के आर्थिक विकास में सहायक हो और लोगों की सुविधाओं में वृद्धि लाता हो, जो लोगों की सुविधाओं में वृद्धि करता हो और देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, ऐसी संरचना को आधारभूत संरचना कहा जाता है। जो व्यक्ति की सुविधाओं में वृद्धि लाता हो और देश के आर्थिक विकास में सहायक हो, ऐसी संरचना को आधारभूत संरचना कहा जाता है। आधारभूत संरचना में नदी पर पुल, बिजली, पानी की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, रेल सुविधाएं, ये सारे के सारे आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? आधारभूत संरचना मतलब जो बड़ी बड़ी नदी पर, जैसे गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, या फिर नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, शारदा नदी है, उस पर बड़ा बड़ा पुल बना दिया, वही आधारभूत संरचना है? नहीं, वो भी तो आधारभूत संरचना है ही, लेकिन उसके साथ साथ बिजली सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, सड़क यातायात सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, रेल सुविधाएं, और आजकल ये इंटरनेट सुविधाएं, संचार सुविधाएं, ये जब लोगों को मिलता है तो लोगों की सुविधाओं में वृद्धि होती है और देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। ऐसे ही संरचना को आधारभूत संरचना कहते हैं। हमारे भारत में आधारभूत संरचना की बड़ी कमी है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, और अगर जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसीलिए आजकल के लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं,
और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दे देते हैं। जब प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है तो पूंजी ही पूंजी लगता है। अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती, बच्चे को दे देते, प्राइवेट से खींच कर सरकारी स्कूल में एडमिशन होता, तो लोग जो ये 3,000 4,000 रुपये महीना बच्चों के लिए फी जमा करते हैं वो तो बच जाता ना, और उस पैसे से फिर दूसरा कोई काम करते, व्यवसाय करते, जिससे 2 पैसा आमदनी भी होती। तो ये आधारभूत संरचना में यही है कि शिक्षा की कमी है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाता है बड़ी मुश्किल से, जिसको जो बीमार पड़ा सीधे प्राइवेट में लेके चलो, तुरंत इलाज होगा। सरकारी में जाओ, पहले ये कटाओ, ये कटाओ, यानी कि आपको दिन भर सिर्फ नंबर लगाने में लग जाएगा, और फिर वो भी जैसे तैसे काम होगा, सही से इलाज नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, सारी दवाई आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। एक दो दवाई मिल गई, बाकी दवाई बाजार से खरीद लीजिए। अब आप बीमार पड़े हैं तो आपको तो ठीक होने के लिए चाहे बाजार से खरीदना पड़े या और कहीं से खरीदना पड़े, आपको खरीदना पड़ेगा। यही है आधारभूत संरचना की कमी। उसके बाद आगे देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, व्यवसाय उन्मुख शिक्षा दी जाए कि अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो जो व्यावसायिक शिक्षा लिया है उससे अपना कोई रोजगार प्रारंभ कर सके और अपना जीवन यापन के लिए 2 पैसा कमा सके, नौकरी के भरोसे में ना रहे। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। ऐसा लगता है कि लोगों को, हम बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा नहीं देते हैं, बस सिर्फ पढ़ाते जाते हैं, ये पढ़ते जाओ, उसमें व्यवसायिक शिक्षा कुछ नहीं है। वही खेती कैसे किया जाए, ये फर्नीचर का निर्माण कैसे किया जाए, तोशक, रिजाई कैसे बनाया जाए, फूल कढ़ाई का काम कैसे किया जाए, कपड़े की सिलाई का काम कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा होनी चाहिए। कि अगर लोग सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो कम से कम अपना घर में इन सारे व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे शिक्षा विभाग में है ही नहीं, जिसके कारण लोग पढ़ लिख कर बेरोजगारी की फिर सिर्फ फौज खड़ी करती है और कुछ नहीं। यही है गरीबी के कारण, यानी भारत में गरीबी के कारण या बिहार में गरीबी के कारण। अगर हाँ परीक्षा में पूछ दे भारत में गरीबी के क्या कारण है तो ये सारे होगा। अगर पूछ दे कि बिहार में गरीबी के क्या कारण है तो ये भी होगा। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सामाजिक असमानताएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज के भारत में ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि जातिवाद और लिंग भेद बहुत चरम पर है। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आर्थिक असमानताएं, भ्रष्टाचार, पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आधारभूत संरचना की कमी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। यही हमारा मेहनताना होता है। जय हिंद।